अच्छा है, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मनोज काका जी, सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तो 2027 में समय है, आप अभी से ही बड़े चिंतित लग रहे हैं। नहीं नाविका जी, आप दोनों बात कहेंगी तो कैसे चलेगा? आपने अभी कहा मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं तो इसके मायने तो यही है कि हम प्रसन्नचित्त हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि भाई ने बहुत बड़े भाई हैं हमारे सुधांशु जी, और बहुत वैचारिकता से और बहुत चतुराई से झूठ बोल रहे थे। इन्होंने एक आध शेर शायरी का, एक शायरी और है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इन्होंने कुछ बातें कही, कितना ये चतुर चालाक लोग हैं। किस इन्होंने फार्म 17C की बात करी। इन्होंने ठीक कहा, फार्म 17C की मांग हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में ही करा कि फार्म 17C को पब्लिक करा जाए। लेकिन साहब, फार्म 17C को इलेक्शन कमीशन ने, जिसका आप बचाव कर रहे हैं, आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, अगर जब इलेक्शन कमीशन से सवाल हुआ तो उसका कोई अधिकृत व्यक्ति आना चाहिए। फार्म 17C को देश की इलेक्शन कमीशन ने यह कहने से सार्वजनिक नहीं करा, इलेक्शन कमीशन ने, कि वो हमारे वैधानिक फ्रेमवर्क का चीज है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो आपने फार्म 17C को सार्वजनिक क्यों नहीं कराया? आप यही झूठ बोल रहे हैं। फार्म 17C जरूर भरा जाता है, लेकिन इस देश की सरकार के दबाव में, चाहे जिसके दबाव में, 17C फार्म को इस देश का निर्वाचन आयोग उजागर नहीं करता। एक झूठ आपका ये पकड़ा गया। आप तेजस्वी पे जा रहे थे 20 लाख नौकरी का, 20 लाख 2 करोड़ में से 20 लाख घटा रहे थे। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया साहब, 2 करोड़ प्रति साल। 11 साल हो गए, आपने देश के सदन में कहा, उसी सदन में जिसके आप सदस्य हैं, कि हम 7 साल में हम इतने सालों में 7,20,000 दे पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 11 दूना 22 करोड़, 22 करोड़ में से जरा 7,20,000 घटा के बता दो कि कितने लोगों के साथ आपने झूठ बोला। जो सवाल यह है कि ये लोकतंत्र जो लोगों का तंत्र है, हमारी जमहूरियत में, लोकशाही में, हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि जहां एक वोट के घटने से कोई सांसद हार जाता है, कोई विधायक हार जाता है और एक वोट बढ़ने से जीत जाता है, उस लोकतंत्र में एडीआर की रिपोर्ट है कि 2024 के चुनाव में जितने वोट पड़े उससे 5,38,000 वोट ज्यादा गिने गए। मेरा तो आप पर आरोप है कि आप हमारा फर्रुखाबाद हरा दिए, हम लोगों को बांसगांव हरा दिए। सबसे ज्यादा अगर आपने धांधली उत्तर प्रदेश में नहीं किया होता तो समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में ही 50 सीट पर होती। मेरा तो आपसे आरोप है, समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश के इलेक्शन कमीशन को 2022 चुनाव के बाद 18,000 मतदाताओं का ऐसा दिया एफिडेविट, जिन लोगों ने कहा कि हम लोकसभा के तो वोट में वोट डाल पाए थे, विधानसभा में नहीं डाल पाए। तो इन सब सवालों का जवाब दीजिए। आप बहुत आध्यात्मिकता से और इधर उधर की बात न करिए। सवाल होता है उन सवालों दे रहे हैं सुधांशु जी, जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, ये सवाल हैं कि बंद ही नहीं होते, और पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटाए जाते या समय समय पर उसका रिवीजन होता है तो इसमें गलत क्या है? अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी से सवाल है, अगर इन्होंने फर्जी वोटर नहीं बनाए हैं तो इतना विरोध किस बात का कर रहे हैं? अब सुधांशु जी, पब्लिक जो है सब समझ रही है, आप भी समझा दें सारे सवालों के जवाब। देखिए, मैं मनोज भाई से भी कहना चाहूंगा, भाई आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, डिबेट में एकाग्रता से ध्यान दीजिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि 17C को पब्लिक नहीं करना है। मैंने कहा 17C पे आपके चुनावी एजेंटों ने साइन किए, तो क्या वो भांग खा के साइन कर रहे थे? 97,000 से अधिक बूथों पर विपक्ष के पोलिंग एजेंट 17C फॉर्म पे साइन कर रहे थे, वो देखे ही नहीं। और एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों के एजेंट थे ना, वो कुछ नहीं देख रहे थे कि बाहर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये इसके बाद की बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। या अब जो है कोई एकदम से कोई नया नशा आया है कि अचानक ये कहना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई शेरो शायरी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आज राहुल गांधी एक नया प्रयोग लिख रहे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। महात्मा गांधी कहते थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आज राहुल गांधी कह रहे हैं असत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्योंकि मोदी विरोध का भयानक मनोरोग। अब मैं कहना चाहता हूं, भाई आनंद दुबे जी बैठे हैं, महाराष्ट्र की हार के बाद तो इनकी पार्टी ने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, यह एक बहुत बड़ा हार का कारण बना। अगर उद्धव ठाकरे जी कैंडिडेट घोषित हो जाते
तो आपकी नाविका महाविकास आघाड़ी चुनाव नहीं हारती। आप जरा यह तय कर लीजिए कि कैंडिडेट उद्धव ठाकरे जी को न घोषित करना बड़ा कारण था, या 8 महीने के बाद अचानक ये याद आना कि जो 17 सी साइन करने के समय आपके पोलिंग एजेंटों को याद नहीं आया था कि साहब वो मतदाता बढ़ गए थे। जरा दोनों में या तो वो गलत था या ये गलत था, एक बार तय कर लीजिए क्या गलत था, फिर हम आपसे डिबेट करने को तैयार हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि कंचना यादव जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया। वो कह रही है कि 2005 से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए कहां से? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में राज्यों के दायरे भी सीमित हैं? क्या डबल वीजा लेना पड़ता है कि पहले देश के अंदर आओ, फिर किसी राज्य में आना हो तो फिर अलग वीजा लो, वो राज्य तभी आपको अलाउ करेगा? या फिर अगर मान लीजिए, उदाहरण दे रही हूं, बंगाल का बॉर्डर खुला हुआ है और वहां से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अंदर लाया जा रहा है, तो क्या वो बिहार नहीं पहुंच सकते, झारखंड नहीं पहुंच सकते, मध्य प्रदेश नहीं पहुंच सकते? अब ये सवाल इन लोगों को समझ में ना आया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नविका जी, मैं 3-4 छोटे छोटे पॉइंट रखना चाहूँगा। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि कोई भी ये नहीं बता रहा है कि करना क्या है। जो कुछ भी करना है ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली बार हो रहा है? क्या मतदाता सूची को लेकर पार्टियां जागरूक नहीं रहती हैं कि सब गड़बड़ हो जा रही है? और एक उदाहरण देता हूं जिससे समझ में आएगा ये कब कहां चुनाव आयोग काम करता है, वो छोड़ दीजिए। 2015 में नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ। क्या हुआ? चुनाव परिणाम पलट गया और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली। हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रयागराज के रहने वाले हैं, अभी नोएडा रहते हैं। अब हम यहां के वोटर हैं, तो हमको वहां का वोटर क्यों होना चाहिए? ये बेईमानी मेरे मन में आनी ही क्यों चाहिए? और अगर कोई 2 करोड़ लोग बिहार का बाहर रह रहा है, तो वो तय करे कि उसको वोट बिहार में डालना है या मुंबई, दिल्ली या कहीं और डालना है। ये तो सामान्य सी बात हुई ना। ये कैसे हो सकता है कि मेरा मन करे कि आज मैं यहां का वोटर हूं, कल मैं वहां का? ये तो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर हुआ। ये तो खतरनाक है लोकतंत्र के लिए कि आप कहें, आप यही तो कह रहे हैं ना कि मतदाता बढ़ जाते हैं। क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? तब तो आप कहेंगे कि 99 करोड़ जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग समय पर वोट करेगा। उसी को तो ठीक करने का प्रोसेस है ना। और अगर घुसपैठियों का मसला है, तो क्या आपको हर आए दिन कुछ न कुछ इलाके में, कुछ न कुछ मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जो घुसपैठ करके आए हैं? निश्चित तौर पर यह समस्या बड़ी है, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो वही है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्यों फिर उसमें हंगामा करने लगते हैं कि इससे निकाल के मुसलमानों को बाहर कर देंगे? नागरिकता कानून के समय भी है क्या? मुझे लगता है कि इस देश की समस्याओं पर जैसे ही कोई समाधान की तरफ बढ़ेगा, एक वर्ग खड़ा है जो उस पर दूसरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगाता है और विचित्र विचित्र से तर्क देगा। कभी कहेगा बाढ़ से चले गए, कभी कहेंगे प्रवासी हो गए। अरे भाई, कुछ भी होंगे, कहीं ना कहीं तो एड्रेस होगा ना। और चुनाव आयोग का ये काम है, अगर वो ज्यादा फुल प्रूफ अरेंजमेंट कर रही है तो ये तो बेहतर है, इसके तो स्वागत सबको करना चाहिए। आनंद दुबे जी, पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और महाराष्ट्र में तो अभी 7 महीने पहले चुनाव है। ये बात और है कि अभी तक उससे एडजस्ट नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी जी। अब संजय मिश्रा भदोही यूपी से सवाल पूछ रहे हैं।